नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे महंगाई पे और मैं जिक्र कर रहा था सऊदी अरेबिया और यूएई का कि वहाँ जितनी साल मैं रहा मैंने तो वहाँ चीज़ों को कम होते हुए देखी है। इसी तरह अगर आप जापान चले जाएं, जापान में मेरे ख्याल में पिछले 50 साल से किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी है। इसी वजह से क्योंकि इन्फ्लेशन ज़ीरो है तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमेशा ज़ीरो रहता है। आजकल अमेरिका वगैरह में भी रिसेशन होने की वजह से इन्फ्लेशन ज़ीरो है, सूद जो है 0.5% वगैरह पे हुआ है। यूरोप का भी वही हाल है, पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है। दुनिया में 2 मुल्क हैं जहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। एक है पाकिस्तान जहाँ 30% तक है और दूसरा है जिम्बाब्वे जहाँ 1000% तक पहुँच गया। तो दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ बैड गवर्नेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी। अब जिम्बाब्वे के पास कोई डिसिप्लिन ही नहीं, वो नोट छापता रहता है, हर थोड़े दिन बाद 3 जीरो उड़ा देता है नोट से, बिलियन होते चली आ रही। तो हमारी भी जो इकोनॉमी है वो जिम्बाब्वे और जापान के बीच में समवेयर भी लाई कि यहाँ 30% इन्फ्लेशन है। और इसकी जो एक वजह समझ में आती है हम जैसे लोगों को, वो ये है कि जो डेफिसिट्स होते रहे पिछले सालों में वो गवर्नमेंट जो है अपने नोट छाप के पूरा करती रही। अगर नोट छापने के बजाय वही अगर वो बोरो करके करती या किसी और मीन्स से करती तो शायद इतनी महंगाई नहीं होती। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या ये जो कुछ इकोनॉमिस्ट इसको जस्टिफाई करते हैं कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है इट्स नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी, इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी, कि वो जो नोट छपते हैं उससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो डू यू एग्री विद दैट कि इस इन्फ्लेशन से कोई फ़ायदा भी होता है सर? और शुड वी हैव जीरो इन्फ्लेशन? एक चीज़ जो है कि हम इस सवाल से पहले कि हम ये बहस करें कि यहाँ शुड वी हैव जीरो इन्फ्लेशन और नॉट, और वेदर के 10% या 10-12% या 5% इन्फ्लेशन वुड बी सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकॉनमी, मैं ये कहता हूँ कि हमें ये देखना है कि क्या हमने अब तक अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स को मीट किया है। इन्फ्लेशन टारगेट्स आर नॉट मेट इन पाकिस्तान because they are unrealistically ambitious, and since there is no accountability for the continuous and repeated failure to meet our inflation targets, the inflation targets are missed with impunity. इसकी क्या वजह है? ये इतनी ज़्यादा इम्प्यूनिटी के ज़रिए ये इतने ज़्यादा मिस किए जाते हैं। इसकी वजह ही यही है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और सॉरी टू से कि ये जो एनआरओ की इंट्रोडक्शन थी इसके बाद तो आपका टोटल जो फ्रेमवर्क था अकाउंटेबिलिटी का, जो एक एंटी करप्शन फ्रेमवर्क था, यू हैव एलिमिनेटेड इट फ्रॉम योर कंट्री। अब कोई कुछ भी करने को आप किसको मबूद इल्ज़ाम ठहराते हैं, किससे पूछते हैं, किससे बात करते हैं? जिसका जो दिल चाहता है वो यहाँ कर रहा है। एक छोटे से वेंडर से लेके एक बड़ा सप्लायर जो है वो करप्शन की दलदल में फंसा हुआ है। हम सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये इन्फ्लेशन का जो अजाब है इसने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी। मैं ये कहता हूँ कि इन्फ्लेशन इज द डीमन विच हैज इरेक्टेड सो मैनी मॉन्यूमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी इन अवर सोसाइटी। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिक गार्डन इंसिडेंट, व्हाट हैपेंड देयर। आप देखिए कि वहां पर 30 से 35 कीमती इंसानी जाने, मासूम औरतें, बच्चे, यानी कि चंद लम्हों में लुक़्मा अजल बन गए। क्या थे फैक्टर कि वो आप देखिए कि अफलास और भूख से मारी हुई यानी कि वो मखलूक वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, एक चीनी की और आटे की एक बोरी की खातिर। ये तो हमारे लेवल हो चुका है। हमने इतना गिरा दिया है लोगों को, इस लेवल पे ले आए हैं कि बेचारे अब या तो वैसे ही फाका मर रहे हैं या फिर मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं या चीनी के लाइन में लग के मर रहे हैं। अब एक तरफ तो महंगाई है, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो भी आम आदमी से लिया जा रहा है। तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो गरीबों से लिए जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इंक्रीज इन मनी सप्लाई कंबाइन करके उनकी परचेजिंग पावर तो एकदम तेजी से खत्म होती चली जा रही है। 30% इन्फ्लेशन आप अगर इमेजिन करें कि किसी की तनख्वाह अगर 9,000 थी 2008 में तो वो तो 6,000 हो गई और एकदम से आपने 30% उसकी तनख्वाह कम कर दी। बिल्कुल, किसी एम्प्लॉयर ने 30% इंक्रीज तो किसी को नहीं दिया इस पीरियड में। बिल्कुल, ऑन टॉप ऑफ दैट 16-17% आर टैक्सेस ऑन टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, खुदनी तेल पे 25 रुपए का टैक्स, पेट्रोल पे कितना 30 रुपए का टैक्स। ये सब का बोझ जो है अल्टीमेटली किस पे पड़ रहा है? गरीब तरीन तबके पे। या तो वो सैलरीड क्लास पिस रहा है उसमें, या फिर जो जिसके पास कोई जॉब ही नहीं है या बहुत ही कम मामूली आमदनी के काम कर रहा है
वो तो पिसते पिसते अब इस पोजीशन पे आ गया कि फाके की नौबत आ रही है। बच्चे बेच रहे हैं अपने मार्केट में, आप देखिए, आप रोडों पे खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये ले लो, और मुझे ये हो रहा है हमारा। सर इससे ज़्यादा और मैं नहीं समझता कि इंसानियत की तौहीन कभी हुई होगी और होगी, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये जो आप देखिए, जो अभी ये इन्होंने फ़ौरन सब्सिडी ख़त्म कर दी रमज़ान के फ़ौरन बाद, और जो आटे और शुगर पे सब्सिडी थी उसमें आपने देखिए कि क्या यानी कि दिल दुखाने वाले मनाजिर थे वो, जो देखें, जो कैमरे की आंख ने देखें, सब दुनिया ने देखे। वो क्या थे? बूढ़े, बच्चे, औरतें तपती धूप में घंटों खड़े हुए हैं एक आटे की बोरी के लिए, क्या, और फिर उसमें उन्होंने अपनी जानें भी कितनी गंवाई, घंटे पड़ रहे हैं। ये चीज़ क्या है? ये जो गुर्बत के लेवल आपने बात की, अभी तक तो हम लोग के पास मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतनी स्टडी वगैरह नहीं है, जर्नलिज्म वगैरह इतनी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन जो हम लोगों ने पहले बहुत कुछ इस चीज़ों को पढ़ा है, जैसे आखिरी जो कहत आया था बांग्लादेश में, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1974 की बात है, उसमें सिर्फ ये हुआ था कि शहर के लोगों की आमदनी बढ़ गई, तो उन्होंने जो जितनी खाने पीने हर चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू, गांव के लोग भूखे मर गए क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर मैच नहीं कर रही थी। अब यहाँ जिस तरह से परचेजिंग पावर शिफ्ट हुई है कि अमीर आदमी तो अमीर हो गया, उसकी तो जायदाद की कीमत बढ़ गई, गरीब जो बिल्कुल ही जिसके पास कोई जायदाद नहीं थे उसकी तो परचेजिंग पावर आपने ख़त्म कर दी। पता नहीं आजकल लोग पेट भर के खाना खा भी रहे हैं। शहर में जब इतना बुरा हाल है तो गाँव में आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल होगा। बिल्कुल सर। अजमल कसाब के जो केस सामने आया उसको मैंने बड़े स्टडी किया। उसने कहा, अपने कन्फेशन में ये लिखा है कि मेरे गांव में इतनी ज़्यादा गुर्बत थी कि हम मेरे फैमिली वाले भूखे मर रहे थे, तो मेरे पास एक चॉइस आया कि मैं अपने आप को मार दूं, अपने फैमिली को बचा लूं, या पूरी फैमिली मर जाए, मैं भी मर जाऊं साथ साथ भूख से। तो मैंने ये फैसला किया कि जितना भी मुझे पैसा दिया गया, कितने पता नहीं डॉलर्स को दिए गए थे, कि उसने बेसिकली वो पैसा लेके अपने लोगों को दे दिया और खुद चला गया बॉम्बे। उसको पता था कि मर जाएगा, तो इत्तेफाक से बच गया। तो हमने जो ऐसे हालात पैदा कर दिए इस मुल्क में कि अजमल कसाब पैदा हो रहे हैं, बेइंतहा टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं फ्रंटियर में, हर जगह छोटे छोटे अलकायदा टाइप के लोग आते हैं, थोड़े से दरहम और रियाल दिखा के उनको टेररिस्ट बना देते हैं। तो ये जो इतनी हालात ख़राब हो गए हैं, इसमें हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ अमन अमान होगा, यहाँ ग्रोथ होगी, यहाँ प्रोस्पेरिटी होगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा? आ ही नहीं सकता जब तक इन चीज़ों को ठीक न किया जाए। सर आपके एडीबी ने अभी 3% जो है आपकी जो इसकी फोरकास्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट, उसने 3% उसमें कट किया उसको, सिर्फ इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न। तो आपकी सिक्योरिटी कंसर्न तो है सब पूरी दुनिया में, और दूसरा आपकी करप्शन ने जो आपके ट्रेड डेफिसिट है उनको आप वाइडन कर दिया। तो ये सब चीज़ें मिल के ये काउंट करती हैं कि भाई हमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सिंसियर हो के, इस मुल्क के साथ बहुत कम लोग सिंसियर हैं। जब वो ऐवानों में चले जाते हैं, इक़्तिदार में चले जाते हैं, तो वहाँ उनकी लॉयल्टी, उनकी सिंसियरिटी वो हो जाती है फॉरेनर्स के साथ। तो इस मुल्क को जब तक आप इसको दिल से नहीं चाहेंगे, हमारी सरजमीन एक बहुत प्यारी एक जन्नत है हमारे लिए, और इस जन्नत में हर चीज़ है, मगर अफसोस की बात ये कि उस जन्नत में एक शैतान है और इस जन्नत में बेशुमार शैतान है। फिरोज, आपकी नज़र में कोई सोल्यूशन है इन हालात का? कोई कुछ किया जा सकता है कि ये इन्फ्लेशन चलिए, क्योंकि आज हम इन्फ्लेशन पे ही बात करें, ये बहुत बड़ा अहम इशू है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं लैंड रिफॉर्म के और चीज़ों के। अगर हम सिर्फ अगर महंगाई की बात करें तो दो इस पे अगर हम कंसंट्रेट करें कि एक तो ये नोट छापना बंद हो, जिससे इन्फ्लेशन कम होगा। दूसरी ये कि वो टैक्सेस जो गरीबों पे लिए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गरीबों पे लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत कन्वीनियंट भी हैं, कि आपने पेट्रोल पंप के ज़रिए जितना चाह PLD उठा लिया, इलेक्ट्रिसिटी वालों KC के ज़रिए, वापडा के ज़रिए जितना चाह आपने टैक्स लगा दिया, सुई गैस के नाम के ज़रिए उठा लिया। वही अगर टैक्स आप पब्लिक में आके लेना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, वहाँ लोग डंडे भी मारेंगे, आपसे लड़ेंगे भी, भाई क्यों मांग रहे हो। तो इजी किस्म के आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं, और उससे जो आवाम के परचेजिंग पावर ख़त्म होती जा रही है। तो इसका कोई सोल्यूशन आपके नज़र में आता है कि क्या किया जाए कि ये चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो? अब हर चीज़ तो एक साथ नहीं इम्प्रूव होगी, लेकिन ग्रेजुअली पार्ट बाई पार्ट। अब क्या सब्सिडी जो बिजली थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। अब कहते हैं कि 50 वाट वाले जो है उनको हम उससे 50 यूनिट किसके यहाँ इस्तेमाल होता? कौन सा ऐसा घर है कि यहाँ से 50 यूनिट? मैं वो एक बल्ब जलाने वाला होगा जो गांव में होता होगा शायद। तो इस तरह का मजाक से कहाँ आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी या कहाँ लोगों के हालात बेहतर होंगे? आप खुद सोचें।
तो कोई सोल्यूशन है आपकी नजर में कि क्या क्या किया जाए? मतलब सबसे पहले इससे पहले या तो हम लोग स्टेट बैंक पे धरना बोले, धरना दे के आप क्या करेंगे? जैसे हमने चीफ जस्टिस के लिए लड़ाई की कि भाई हमारा सबसे पहले अगर मुल्क चलाना, अपने एक्सपेंडिचर को आप कम करें। आप आते ही MNA MPA और फलां टिका के अपने सारे तनख्वाहें डबल कर दी। किसके पैसे हैं? आवाम से आप खींच रहे हो, उनको अय्याशियों पे आप खर्च कर रहे हैं। फॉरेन टूर्स आप देख लें, अभी साल नहीं हुआ गवर्नमेंट का, 1.5 साल हुए, कितने ट्रिप लग गए हमारे प्रेसिडेंट साहब के। ज्यादातर बाहर रहते हैं, कभी कभी यहाँ जाते हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन देगा? आवाम के पैसे। वही आप जुल्म कर रहे हैं, आवाम से ले रहे हैं और अपने अय्याशियों में खर्च कर रहे हैं। चाइना जैसा मुल्क, माओ जेतुंग, कितने उसने फॉरेन ट्रिप लगाए थे? बहुत कम, नहीं लगाने वाले। या उनके गधे गाड़ी पे घूमता था, गधे पे घूमता था वो, और डेंजो पेंग वगैरह। तो उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं मुल्क बनाने के लिए, आवाम के लिए। आज चाइना देख ले कहां पड़ा था। ज़राई मुल्क है आपका, आपको चाहिए कि आप इसकी ज़राअत को फरोग दें, आप फार्मर्स को, ग्रोअर्स को आप फेलिसिटेट करें। आप अब देखें ट्रेड, इंडिया से हमारी ट्रेड क्या है, यानी कि आपका नेबर देखें, इन्फ्लेशन के टारगेट वहां देख लीजिए और अपने आप देख लीजिए। मिसाल के तौर पे इंडिया में आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड रूल था शुरू से कि अगर 5% इन्फ्लेशन हो गया तो वो हुकूमत खत्म। अभी जो सितंबर, जुलाई सितंबर वाले में जो ऑयल का इतना बड़ा पूरी दुनिया में क्राइसिस आया कि 145 तक टच किया, उस वक्त एक वाहिद पीरियड था, उन्होंने कुछ महीनों के लिए 9% तक इन्फ्लेशन को टॉलरेट किया। पब्लिक ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई चलो सब्सिडी देनी पड़ रही है, ये है वो है, लेकिन विद इन मंथ्स वो जो है ना फिर से रिड्यूस हो गया, अब 2-3-4% पे है। हमारा मसला ये था कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें इन्फ्लेशन की, वो ये है कि 2004 तक आपकी इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में थी। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट छोटी सी थी और उन्होंने कॉस्ट पे कंट्रोल किया हुआ था। 99 में जब मुशर्रफ साहब हुकूमत में आए तो नवाज शरीफ की हुकूमत में 12% इन्फ्लेशन होता था, उसको रिड्यूस किया 4%, जिससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। 8% पे लेंडिंग शुरू हो गई, 2% पे डिपॉजिट हो गया। स्टॉक एक्सचेंज को बूस्ट मिला क्योंकि 2% पे आप डिपॉजिट में रखते, स्टॉक एक्सचेंज आपको 10-12-20% दे रहा था, स्टॉक एक्सचेंज को बूस्ट मिला। मगर 5 के बाद वो पॉलिसी उन्होंने अबंडन की, बड़ी से बड़ी हुकूमत बनना शुरू हो गई। यही लाइन्स एरिया और नाज़ाबाद के रहने वाले मुशर्रफ और शौकत अजीज़ अपने आप को अकबर बादशाह और शाहजहां बादशाह समझने लगे। इतनी बड़ी कैबिनेट बना ली कि एक दूसरे को पहचानते ही नहीं थे। ये वही आदमी है, उसके साथ मैं काम कर चुका हूँ सऊदी अरेबिया में। इसको 3 आदमी से ज़्यादा रिपोर्ट कभी नहीं करते थे, कभी नहीं किया इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि एज ए बैंकर वी नेवर हैव मोर देन 3 सबऑर्डिनेट्स। वो 64 मिनिस्टर लेके बैठ गया वो, और अपने आप को बादशाह और शहंशाह समझने लगा। खर्चे इतने बढ़ा दिए उन्होंने कि ऑलरेडी जो है 2000 ये ऑयल क्राइसिस जो 2000 ये आया 47, उससे पहले ही आपका इन्फ्लेशन 17-18-19% पे था। उस पर जब आपने सब्सिडी दी तो मजीद ऐड हो के वो 30% पे चला गया। इंडिया में उसी दौरान जो बेस इन्फ्लेशन रहा होगा वो 2-3% रहा होगा। वो ऑयल की वजह से जो इंक्रीज आया वो 4% का आया फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन इट ड्रॉप्ड। तो असल प्रॉब्लम हमारी 2005 से शुरू हुई है, जब ये शाहाना खर्चे शुरू हुए, बड़ी बड़ी हुकूमतें लाउड स्पीकर पे बातें होना शुरू हुई, एंड दे हैव नो रिगार्ड कि भाई इतना गरीब मुल्क है, दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस लग्जरीज। इस पूरे इकोनॉमी के लिए 4-5 मिनिस्टर बहुत हैं, इतने मिनिस्टर की क्या ज़रूरत है भाई? फौज क्यों बनाई हुई है आपने? अच्छा, अगर आपने फौज किसी वजह से, जैसे आजकल वो कहते हैं, फौजिया वाह वाले से बात हुई, कहते जी कोलिजन गवर्नमेंट है, सबको रखना पड़ता है। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई ऐसा करो, रखो सबको, सबकी सैलरी आधी कर दो, तनख्वाह करते भाई। इन लोगों को वैसे भी सैलरी नहीं चाहिए, सब अमीर घर के लोग हैं। सैलरी से पूरी पार्लियामेंट जो 80% जमींदारों की है, उनको सैलरी से क्या मतलब है? पार्लियामेंटेरियन की भी सैलरी आधी कर दो, मिनिस्टर्स की भी आधी कर दो, फिर देखो जिसको रहना रहेगा, नहीं चला जाएगा, कॉस्ट आपकी आधी हो जाएगी। 2004 और अब में आपका जो बजट है वो 1 ट्रिलियन से बढ़ के 3 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ गए और आमदनी तो उस लिहाज से बढ़ी नहीं। वो फंड कहाँ से हो रहा है? या तो थोड़ा बहुत अमेरिकन एड से हो रहा है, जो कि मिलिट्री के लिए आती है, जो हमारे, अब जैसे आप कैरी लोगर का जिक्र कर रहे थे, वो एड भी प्रॉब्ली विल बी टू सम एक्सटेंट यूज फॉर सिविलियन नीड। बाकी जो है वो नोट छाप के रख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। शमशाद बेगम के क्या थी उनका नाम, शमशाद अख्तर के दौर में 700 बिलियन की बोरिंग हो गई आउट ऑफ प्रिंटिंग नोट।
वास्ते से रीपे हो रही है, लेकिन अभी भी लॉट ऑफ एक्सेस मनी इज इन द मार्केट, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन 17% तक अभी तक आया है और अभी आस्ते आस्ते नीचे आ रहा है। तो असल मसला जो है ये नोट छापने का है मेरी नज़र में, आप लोग एग्री करें ना करें। मैंने जो पूरे दुनिया में जो देखा है, आप अगर आज सेंट्रल बैंकर किसी जापानी को बना दें और उससे कहें कि आप बहुत रिसर्च करने के बाद उतनी नोट प्रिंट करें जो जिसकी ज़रूरत है, इकोनॉमी में जितनी ग्रोथ हो, 2% है तो 2%, 10% है तो 10%, ग्रोथ के हिसाब से यकीन मानिए कोई इन्फ्लेशन इस मुल्क में नहीं होगा। जो महंगाई टैक्सेस की वजह से वो अपनी जगह पे रहेगी, जिस दिन गवर्नमेंट जिस आइटम से टैक्स विड्रॉ करेगी वो चीज़ पर उतनी कम हो जाएगी। कल खुद ही नहीं तेल पे आपका ऐलान कर दें कि जी हम नहीं लेते, 25 रुपये घर से नीचे चली जाएगी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप लोग बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें, ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें वज़न है, ये हमें करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें अपनी ट्रेड को भी अपने बूस्ट करना चाहिए, और ख़ासकर हमारे नेबर्स हैं। मैं तो फिर वही कहूँगा कि हमें इंडिया से ट्रेड को अपने उसको फ़रोग़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी लाजमी बात है अक्रॉस द बॉर्डर जो कॉस्ट है हमारी वो कम है। आप उसके रॉ मटेरियल इंपोर्ट कीजिए, और आप ये अभी देखिए कि इस वक्त जो है करंटली हमारी एक्सपोर्ट इंडिया से वो तकरीबन $350 मिलियन है, जबकि इंडिया की $1.5 बिलियन है। वहाँ पे जो जी कितना बड़ा फ़र्क है। और जो अनऑफिशियल ट्रेड है इनका वाया गल्फ कंट्रीज वो $10 बिलियन के करीब है उनका। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं देते? वी हैव बीन अडॉप्टिंग एन एटीट्यूड लाइक एन ऑस्ट्रिच एज फार एज सब कॉन्टिनेंटल कॉमर्स इज कंसर्न। तो हमें चाहिए कि हम इसमें देखें, हमें ट्रेड को बूस्ट करने की ज़रूरत है। हमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है हमारे, जो हमने आप देखे ना, आपको अपने फ्रेंड ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का क्या अंजाम हुआ अभी, ये इट इज टोटल इट इज शेयर डिसअपॉइंटमेंट। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये तो आपको एड मिल गई, शुक्र कीजिए, वरना इस वक्त किसी की डिस्कशन हो रही होती कि FODP में क्या हुआ, हमें कोई रिस्पांस नहीं हुआ, नहीं, वो तो एक कोई रिस्पांस मिला। बिल्कुल तो ये इन सब चीज़ों की हमें बहुत जहाँ पे आपने इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपने बात की, तो हमें बिल्कुल उनसे करनी चाहिए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, हमारी मार्केट बहुत छोटी है, हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है एंटर होने के इंडिया में। हमारी तो लिमिटेड मार्केट है, इंडिया से एक साल 2 साल ठीक है, हम उनसे काफ़ी हमारा ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ख़राब रहेगी, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आपके पास मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट आपको मिल रही, 1 अरब पॉपुलेशन की मार्केट आपको मिल रही, उनको मिल रही 17-18 करोड़ की, तो आपको तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्लस आपकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, टाइम सेविंग है, हर चीज के एडवांटेज है। जिस तरह यूरोप ने EU ने बना के आपस में आप देख लें एक दूसरे से ट्रेड ब्लॉक बनाया और उनको कितना एडवांटेज, ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए हैं। आप देखिए कि सार्क के जो वो है, वो जो चार्टर है, उसके तहत तो 2013 तक इट शुड बी ए फ्री मार्केट कंप्लीटली, और हम अब 10 में 9 पे आ गए, 10 में आने वाले हैं। अभी तक देयर इज नॉट सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑन दिस। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब इंडिया पाकिस्तान एक होता था तो ये सारी ट्रेड तो जाहिर है, ये नेचुरल ट्रेडिंग तो आपकी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बर्मा तक ही की है, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा। जिस दिन ये हो जाएगा बहुत बड़ी फैसिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन आएगा। फिर अगर ये पीस हो गया तो आपके फिर कॉस्ट ऑफ डिफेंस भी जाहिर है ख़त्म, बहुत कम हो जाएगा, सोसाइटी से टेंशन बहुत ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कॉस्ट कटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जाहिर है फिर इतनी प्रिंटिंग ऑफ नोट्स की भी जरूरत होगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा सर। अब ये हम अमेरिका और यूरोप की तरफ देखते हैं, कब तक और कब तक हम एड पे इंडिपेंडेंटली आपको करना पड़ेगा, आपस में हम ट्रेड करें, अपने आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करें। जब यूरोप एक हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, और हमारे पे प्रेशर उतरेगा। अभी आप सलीम रजा साहब की जो अभी यस्टरडे मेरे ख्याल से उनकी रिपोर्ट आई है जैसे की, क्या कहते हैं वो कि रिकवरी कुड बी स्लो एंड वेरी पेनफुल। ये अप्रोच है, ये हमारे, अब देखिए हमारा इसमें क्या है, तो देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल। ये इत्तेफाक से हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत अच्छी डिस्कशन रही, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, आपने महंगाई या इन्फ्लेशन, अफरात ज़र पे हमारी ये डिस्कशन सुनी। जो कंसेंसस डेवलप हो रहा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट अपने ख़र्चे
किसी न किसी तरह से कम करे, या तो मिनिस्टर्स की तादाद कम कर दे या उनकी तनख्वाहें कम कर दे। इसी तरह एक जो बात निकल के आई है कि नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली इंडिया से दोस्ती के हाथ बढ़ाया जाए, ताकि एक तो हमें चीज़ें सस्ती मिलें, फिर हमें बहुत बड़ी मार्केट के एक्सेस मिले, जिससे हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। साथ साथ जब ये होगा तो लोगों को आना जाना शुरू होगा, तो एक टेंशन जो सोसाइटीज़ में है वो भी कम होगी। फिर साथ साथ हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी कम होंगे, जो कि बहुत बड़ा चंक है हमारे एक्सपेंडिचर का, जो कि बढ़ते ही चला जा रहा है। तो अगर ये किया जाए, साथ साथ अगर हम ये करें कि स्टेट बैंक को पे इतनी गहरी नज़र रखें, ख़ासतौर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नईम साहब जैसे लोगों को कि उनके वेबसाइट पे जाके चेक करते रहें कि मनी सप्लाई 14 बिलियन हुआ करती थी 1972 में, आजकल कितनी है और क्यों बढ़ रही है। जबकि हम देख रहे हैं इकॉनमी ग्रोथ तो 2% 3% है, क्यों ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। उस पर वो शोर मचाए, मीडिया शोर मचाए कि भाई और ज़रूरत पड़े तो धरना मारे। मेरे ख्याल में स्टेट बैंक पे धरना मारना ज़्यादा ज़रूरी है एवन चीफ मिनिस्टर के सिलसिले में, क्योंकि ये आपके पॉकेट से पैसे छीनते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसी तरह हमें मेरे ख्याल में धरना मारना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे कि वो इतनी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों लेती है, तमाम दुनिया की तरह क्यों नहीं अमीरों से टैक्स लेती, इनहेरिटेंस टैक्स क्यों नहीं लेती, वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लेती, डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं लेती, क्यों सब के सब बोझ जो है ये पेट्रोल के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, गैस के बिल के ज़रिए आवाम पे डालते चले जाते हैं। इसको रोकना होगा। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो पता नहीं आवाम जिस हालत में पहुंच गई है उसका फिर वो क्या करेगी, किस तरह से मुदावा करेगी। एक सूरत ऑफ कोर्स वायलेंट रेवोल्यूशन की है, हम उम्मीद करते हैं कि वो उस स्टेज पे हम नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले पॉलिसी में चेंजेस आएंगी और सोसाइटी हमारी बेहतरी की तरफ जाएगी। इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम को मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।